तो हमें पढ़नी है परिमेय संख्याएं और उसके बाद अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय में आपकी जो संख्याएं a बटा b के रूप में लिखी जा सकती हैं और नीचे वाला जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अदरवाइज नीचे वाला जीरो हो गया मतलब हर जीरो हो गया तो उसको हम कहेंगे, यदि b जो है वो जीरो हो गया तब संख्या अपरिभाषित हो जाएगी, अपरिभाषित होगी, मतलब उसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो सभी संख्याएं इस प्रकार की, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 5, 11, माइनस के 10, कुछ भी। अब आप कहेंगे ए बटा बी बोलेंगे आप तो 2 बटा 1 हो गया, जैसे इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, 5 बटा 1 हो गया, सब कैसी परिमेय संख्याएं हैं। माइनस के 3 बटे 4 सब कैसी संख्याएं, परिमेय संख्याएं। लेकिन अपरिमेय संख्याएं होती हैं जो करनी वाली संख्या होती है, जैसे करनी 2, करनी 5। करनी वो संख्याएं वर्गमूल में जिनका वर्गमूल निकल नहीं सकता, जैसे वर्गमूल 10, इनका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अगर वर्गमूल निकालेंगे तो जिनका दशमलव प्रसार आएगा, दशमलव में आएगा वर्गमूल इनका, और जो वर्गमूल दशमलव में आएगा तो वो कभी भी पूर्ण संख्या नहीं बन पाएगी। जो संख्या बनेगी ना तो उसमें संख्या रिपीट होंगी और ना एंड होंगी। जैसे कि समझिए एक होता है 10 बटा 3, तो इसका उत्तर आता है, जब भाग करेंगे आप 3.33333 डैश डैश, तो ये संख्या परिमेय है क्योंकि इसमें सब कुछ रिपीटेशन चल रहा है, बार बार एक ही अंक रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर आपको इस तरह की संख्या ले लें, मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 1.023400976 डैश डैश डैश, आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो संख्याएं आ रही हैं दशमलव के दाहिनी तरफ, ये सारी संख्याएं जो हैं अलग अलग तरह की आ रही हैं और ना ही इसमें कोई रिपीटेशन चल रहा है और ना ही इनका एंड हो रहा है। तो ऐसी संख्याएं जो अशांत होती हैं और अनावर्ती होती हैं, आवृत्ति भी नहीं होती, अनावर्ती होती हैं, तो वो कहलाती हैं अपरिमेय संख्या। ये दो प्रकार की संख्याएं हो गई आपके लिए, है ना। अब इसके बाद ये टॉपिक हमारा था केवल ये जानने के लिए जो हम करने जा रहे हैं, उसके लिए जो मेन सवाल हमारे हैं उनको करने के लिए था। अभी हम जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले जो है मैं फिर आपको एक बार चीज़ बता दे रहा हूँ। एक होती है भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य। तो भाज्य संख्याएं जो अपने अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, है ना। और अभाज्य जो अपने अतिरिक्त किसी और से विभाज्य ना हो, अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित न हो, ठीक। और सहभाज्य ऐसी दो संख्याएं जिनमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, ठीक। तो एग्जांपल देख सकते हैं, भाज्य का एग्जांपल हो गया, जैसे 4 हो गया, 2 से कटता है, 4 से भी कटता है, 6 हो गया। अभाज्य हो गया, जैसे 2 हो गया, सिर्फ 2 से कटता है, 3 हो गया, 3 से कटता है, 5 हो गया। सहभाज्य संख्याएं जैसे भाई 3 है और 5 है, जैसे 7 है और 11 है ना, 6 है और 5 है। ये सब जितनी भी संख्याएं हैं इनमें इनके गुणनखंड जो है एक के अलावा कोई इनमें इनका में से नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो इनको काट सके। तो इतना हमारे लिए जानना काफी था। अब आगे बढ़ा जाए। अब हम अपने टॉपिक पाते हैं जो हमारे सवाल पूछे जाते हैं मोस्टली। तो हमारा क्वेश्चन आता है, हर बार मोस्टली आता है कि सिद्ध कीजिए वर्गमूल में कोई संख्या दे देगा, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। यहाँ वर्गमूल 5 की जगह वर्गमूल 3 भी आ सकता है, वर्गमूल 2 भी आ सकता है, वर्गमूल 7, वर्गमूल 11, मतलब कोई भी अपरिमेय संख्या दे सकता है, इसको सिद्ध करना है। तो चलिए इसका हल करते हैं। क्योंकि हमारे पास समय कम है तो हम सिर्फ वही सवाल करेंगे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। रिवीजन आप लोगों का चल रहा है क्योंकि आप लोगों ने तैयारी तो कर ली है, पूरे साल भर पढ़ाई की है, हमारा एग्जाम नजदीक है तो हम उसी हिसाब से बता रहे हैं आपको। तो मान लेते हैं इसको उल्टा, माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या, ये मान लेते हैं एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय के लिए पूछा हमने, फिर मान लिया। तब अगर वो परिमेय है तो परिमेय का मैंने प्रकार बताया किस तरह से लिखा जाता है। तो परिमेय होगी तो वर्गमूल 5 को हम a बटा b के रूप में लिख पाएंगे। भाई कोई भी परिमेय संख्या है, जैसे मान लीजिए 4 है, 5 है, तो उसको हम लिख सकते हैं 4 बटा 1, 5 बटा 1। उसी प्रकार से हमने रूट 5 को लिख लिया a बटा b। एक चीज और लेंगे हम, a तथा b जो है सहभाज्य संख्याएं हैं। और एक और चीज, इसमें नीचे वाला जीरो नहीं होगा, मतलब भी जीरो नहीं होगा। अब ऐसा हो गया तो दोनों का वर्ग कर देंगे। इसके बाद देखो अगला स्टेप जो होता है, दोनों कुछ तो करना पड़ेगा ना, दोनों ओर का वर्ग करने पर दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल 5 का वर्ग हो जाएगा, उधर a बटे b का भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। देखते जाओ आप लोग। तो यहाँ हो जाएगा 5, रूट 5 का वर्ग करोगे तो 5 आएगा, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बटे b स्क्वायर, ठीक, गुड। अभी अब क्या करिएगा, b स्क्वायर को इधर ले जाइएगा और 5 को इधर ले आइएगा,
तिरछी गुण आप सब जानते हैं, बी स्क्वायर इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा। तो यहां से हमको ये पता चल रहा है, इसको समीकरण नंबर 1 बोल देंगे हम। यहां यहां बी स्क्वायर, सॉरी फिर से बी स्क्वायर लिख दिया मैंने, यहां ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है ना भाई, दिख रहा है आपको ना, विभाज्य है, तो विभाज्य है भाई, ये स्क्वायर बटे 5 है, मतलब 5 से वो कट जाएगा, तो इसलिए ए भी 5 से विभाज्य है। देखो जब किसी संख्या का वर्ग जो है किसी संख्या से कटता है, वो तो संख्या भी उस संख्या से कट जाती है। ए भी 5 से विभाज्य है, जब ए भी 5 से विभाज्य है ना, तो ए का मतलब इस तरह से हो सकता है, 5 तो उसमें आएगा, अगर ए 5 से कटे तो 5 तो आएगा, कोई एक और नंबर उसके साथ आ सकता है, मान लीजिए सी, तो ए बराबर 5 सी मान लेते हैं, ए बराबर 5 सी समीकरण 1 में रखने पर। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, में रखने पर, ठीक है। तो यहां से बी स्क्वायर आपका आ जाएगा, ए की जगह क्या रखने वाले हो आप, 5 सी रखने वाले हो, 5 सी का वर्ग, और बटे में कौन लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ, दोस्तों दिख रहा है आपको। तो यहाँ देखते रहिए, बी स्क्वायर इधर हो जाएगा 25 और सी स्क्वायर बटे 5, फिर से आप जान रहे 5 से 25 कट जाएगा 5 बार, तो बी स्क्वायर का आ जाएगा आपका 5 सी स्क्वायर। भाई समीकरण नंबर 2 आ गई आपकी, ठीक। तो आपको दिख रहा है यहाँ बी स्क्वायर, एक मिनट थोड़ा सा, फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा, इसको उसके नीचे ले आते हैं, तो सी स्क्वायर बटे 5, स्क्वायर बटे 5 आ जाएगा। देखो तो ये इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको हो जाएगा, तो 5 को इसके नीचे लेकर सी स्क्वायर इधर लेकर आएंगे, हमने इनको बदल के लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ जो आपका ये है, क्या बोलते हैं इसको, बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, ठीक है। बचा हुआ सवाल यहाँ पर दे रहे हैं दोस्तों साइड में, ठीक है। चेंज करते हैं जिससे आपको ठीक लगे। यहाँ बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए बी भी 5 से, इसलिए जो है बी भी 5 से विभाज्य है, विभाज्य है ना। तो इसलिए जो बी है वो भी कैसा हो जाएगा, 5 डी प्रकार का हो जाएगा, सी तो पहले मान लिया आपने। आप यहाँ कह रहे हो ए भी 5 से विभाज्य है, यहाँ कह रहे हो बी भी 5 से विभाज्य है, देखो तो अतः इसलिए यहाँ ए तथा बी का ओवेनिस्ट गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों है बताओ। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि हमने सहभाज्य संख्या ली है, मतलब इनका एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मैंने तुम्हें बताया था सहभाज्य क्या होती है, लेकिन यहाँ क्या गया, ए तथा बी का ओवेनिस्ट गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना आप कराएंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ आज के लिए। कल हमने एक सवाल किया था वास्तविक संख्याएं का, उसी के जैसा एक और दूसरा सवाल है जो मोस्ट रिपीटेड है। इस समय चूंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, तो वही क्वेश्चन ज्यादा करेंगे तो ज्यादा आते हैं, पूरा कोर्स करने का समय अब नहीं बचा है, आप भी जान रहे हैं। तो इस सवाल को देखते हैं, चलिए इसका हल शुरू करते हैं। हमारे पास क्या हो गया कि सिद्ध कीजिए 2 - 5√7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हमें सिद्ध करना है, कल की तरह जैसे एक सवाल किया था वैसे ही इसमें करेंगे। तो सबसे पहले इसको, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या है तो हम इसको परिमेय मान लेंगे। माना 2 - 5 वर्गमूल 7 एक कैसी संख्या मान लेंगे इसको, परिमेय, एक परिमेय संख्या है, जबकि दिया गया है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि ये परिमेय है तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, इसलिए 2 - 5 वर्गमूल 7 बराबर ए बटा बी इस टाइप की होगी, जहां नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। हर जीरो नहीं होता। ए व बी सह भाज्य संख्याएं हैं, ये भी होता है, ठीक है, संख्याएं हैं। चलिए दोनों चीजों आगे बढ़ते हैं। तो यहां से अब आप देखिएगा, यहां से आ जाएगा आपका 2 - ए बटा बी और 5 वर्गमूल 7 चला जाएगा इधर, ठीक, देख रहे हैं। इसको हम इधर ले आए और इसको इधर ले आए, यहाँ पर कर दीजिए 2b - ए बटा बी, सेम करा दिया हमने। यहाँ रह गया 5 वर्गमूल
7। 5 को भी इधर ले जाइए दूसरी साइड, तो 5 इधर गुणा में इधर भाग में जाएगा, तो हो जाएगा 2b माइनस ए बटा 5b इजिकल टू मेरा जाएगा √7। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ 2b माइनस ए बटा 5b एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। जबकि वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। भाई ये तो अपरिमेय है, ये परिमेय है, आप जान रहे हो। अतः हमारी कल्पना गलत है। कौन सी कल्पना गलत है भाई? अतः जो हमारी संख्या थी 2 - 5 √7 एक अपरिमेय संख्या है, और हमने कल्पना कौन सी मान ली थी? इसको परिमेय मान लिया था। तो 2 नंबर का ये सवाल पूछता है अक्सर, आ जाता है, तो आप इसको बड़े अच्छे से, एग्जाम में इस तरह के सवाल भी आते हैं। तो इन सवालों को देखते हैं। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 + 7 एक संयुक्त संख्या है। तो इसका हल करते हैं। ठीक है, तो हल करने के लिए यहाँ जो संख्या है वो संख्या लिख लेंगे। संख्या बराबर दे रखी है इन्होंने 7 × 6 × 5 × 4 × 3 + 7। ठीक, इसमें से 7 अगर वह निष्ठ कर लें, क्योंकि देखो 7 यहाँ भी आ रहा है, 7 यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ रह जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 + 7 की जगह क्या रह गया? 1 रह गया। तो 7 तो वैसे ही रहेगा, अंदर गुणे कराएंगे 6 × 5 = 30, मतलब 30 चौके 120, 120 की क्या करेंगे तो 360 + 1, इन सबकी गुणा करके 360 आएगा। अब 360 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 361। तो 7 × 361 आ गया। मतलब इस संख्या के एक से ज्यादा गुणनखंड है, एक तो 7 हो गया, 361 हो गया। अतः दी गई संख्या के एक से अधिक क्या है? गुणनखंड है, गुणनखंड है। इसलिए यह एक संयुक्त संख्या है। जिस संख्या के उसके स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं संयुक्त संख्या। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ये सवाल नंबर आपका जो है कितना हो गया था यार? 3। फिर चौथा सवाल है 4 नंबर। कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 24, 36 और 48 का लैस है और मैं से ज्ञात करिए। ठीक है, तो लैस में से ज्ञात करना होगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। आसान है, आप लोग जानते भी होंगे इसको। तो चलिए फिर भी किया जाए, रिवीजन हो रहा है तो सब कुछ रिवीजन हो जाएगा। हल हमारे पास है 24, 36 और 48। सबसे पहले इनके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य संख्या तो जानती हैं आप, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं, थोड़ा आपको इंट्रो दे दे रहे हैं तो आप जान ही रहे। अभाज्य संख्याएं जैसे कि 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, है ना, 17, 19 डैश डैश बहुत हैं वे संख्याएं जिनको वही संख्या ही विभाजित कर सकती है, या एक, उसके अलावा कोई और संख्या को विभाजित नहीं कर सकती अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ 24 है, तो 24 के गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड इस तरह से हम निकालते हैं, आपको याद होगा। 2 से भाग करेंगे, 2 से 12 बार कट जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 से 6 बार कट जाएगा, फिर 2 से 3 बार, फिर 3 से 3 बार। 24 के अभाज्य गुणनखंड आ गए, तो 24 की इक्वल हमारे आ गया 2 × 2 × 2 × 3। अब अगली बारी किसकी? 36 की। तो 36 का देखते हैं, 36 का देखते हैं। 2 से काटिए, 18 बार जाएगा, 2 × 2 = 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 × 9 = 18 होते हैं, फिर 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 × 9, फिर 3 से कटेगा, 3 दिया। ठीक है, तो भाई हमारे पास जो है इसके भी आ गए। इसके गुणनखंड अब हमारे पास आ गए। अब हमारे पास आ गए 36 के गुणनखंड आ गए कितने? 2 × 2 × 3 × 3। ओके, अब उसके बाद एक और बचा है अपना, उसको भी देख लेते हैं। वो हमारा है 48। तो 48 की इधर देख लेते हैं। 48 के देखते हैं क्या क्या आएंगे। 2 से काटी, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, फिर 2 से कटेगा, 2 × 2 = 2 × 4, फिर 2 से कटेगा, 2 × 6 = 12, फिर 2 से कटेगा, 2 × 3 = 6, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 × 3। तो आपके पास 48 के भी गुणनखंड आ गए बच्चों, सबके तो आ रहे हैं। ठीक है, तो भाई 48 के भी लिख देंगे कितना है। तो 48 के गुणनखंड हमारे पास आए, 2 आया है 4 बार, 2 × 2 × 2 × 2, और लास्ट वाला कितना आया है? 3 आया है। ठीक है बच्चों, हाँ 3 को मैं दोबारा से लिख देता हूँ, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए अब नीचे बढ़ा जाए। तो यहाँ हम ध्यान से देखेंगे, अब जो हमारा मेन पर्पस होता है एलसीएम और एचसीएफ का, तो सबसे पहले उसने कहा एलसीएम बताओ। सबसे पहले क्या कहा है? एलसीएम बताइए आप। तो एलसीएम बताएंगे अब इनको। तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम जो होता है, पहले हम जो संख्या सबसे बड़ी वाली है उसको लिखते हैं जिसके सबसे ज्यादा गुणनखंड है।
तो मेरे ख्याल से इसमें 3 4 हैं, इसमें भी 3 4 हैं, इसमें लास्ट वाले में 5 संख्या है। तो 5 वाली संख्या को लिखेंगे 1 2 3 4 बार तो 2 आया है और एक बार क्या है 3 आया। ठीक है, इस वाले को देख लो। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इसमें 4 बार 2 आया क्या, बाकी 2 में 4 बार से ज्यादा 2 आया नहीं आया, तो 2 तो कंप्लीट हो गया। इसमें 3 एक बार आया, किसी में 3 ज्यादा आ रहा है, हाँ इसमें 2 बार आया, तो इसमें 1 3 है, 1 3 की कमी पड़ रही है, तो 1 3 और लिख देंगे इसमें। तो टोटल मिलाकर के जब हम इनकी गुणा कराएंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 × 48 और 48 के 3 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 3 8 24 का 4 3 चौक 12 12 और 2 14 144। ये आपका आ गया एलसीएम बच्चों। 144 48 से भी कट जाएगा, 36 से भी कट जाएगा और 24 से भी कट जाएगा। अब सबसे बढ़िया है, आप पूछ रहा है कि इसमें एचसीएफ बताओ कितना होगा, है ना, एचसीएफ कितना होगा। तो एचसीएफ बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना, एचसीएफ बता देंगे। एचसीएफ सबसे आसान है। अभी देखो ओहेनिस्ट क्या है इन सब में, कॉमन जो सब में आ रहा है, 1 3 इसमें आ रहा है ना, 1 3 इसमें भी आ रहा है, 1 3 इसमें भी आ रहा है। ठीक, अच्छा जी, 2 बार 2 इसमें आ रहा है ना, तो 2 बार 2 इधर से ले लो, है 2 बार 2, हाँ इसमें भी 2 बार 2 है। तो अब हमारा जो है इससे निकल जाएगा एलसीएम भी, सॉरी एलसीएम निकल चुका है, एचसीएफ निकल जाएगा। तो एचसीएफ आ जाएगा यहाँ पर 2 बार 2 आया है और एक बार कौन आया है 3, मतलब ये चीज हर किसी में आ रही है। तो 2 दूनी 4 4 दिया 12, तो ये आ गया इसका एचसीएफ। तो हमारे 2 नंबर का सवाल हो गया। अच्छा एक बार मैं आपको सही से बता दूं, देखो एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम का अंग्रेजी में मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हिंदी में इसको कहते हैं लैस, लघुत्तम समवर्तक। मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से विभाजित हो जाए, मतलब 24 को उसको विभाजित कर देगा, अपनी भाषा में कहते हैं 24 को काट देगा, 36 उसको काट देगा, 48 को काट देगा। ऐसी संख्या ढूंढ के लानी है आपको, लेकिन वो सबसे छोटी होनी चाहिए। 144 से बड़ी संख्याएं भी होंगी जिनको ये तीनों काट देंगे, लेकिन हमें सबसे छोटा ढूंढना है जो इन तीनों से कट जाए या तीनों उसको काट देंगे, तो होता है एलसीएम बच्चों। अब आता है एचसीएफ। एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक, सबसे छोटा समावर्तक जो इन तीनों को काट दे। यहां बात हो रही है ऐसी संख्या सबसे बड़ी, महत्तम, बड़े से बड़ी संख्या जो इन सबको काट दे, छोटी नहीं सॉरी बड़ी, सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे। अंग्रेजी में इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास यहाँ 36 24 है, 36 और 48 है, तो ऐसी कोई संख्या ढूंढ के बताओ जो इन तीनों को काट दे, लेकिन उससे बड़ी कोई संख्या ना हो जिन तीनों को काट दे, वही सबसे बड़ी हो। जैसे मान लो 6 भी इन सबको काटता है, 6 से 24 भी कटता है, 36 भी कटता है और 6 से 48 भी कटता है, लेकिन हमें 6 नहीं बताना, हमें बताना उससे भी बड़ा कोई जो इन तीनों को काट दे। तो वो 12 निकल का आया। 12 से बड़ा कोई नहीं है जो तीनों को काट देगा। जैसे 24 ये मान लो, तो 24 से 24 तो कट जाएगा, 48 कट जाएगा और 36 नहीं कटेगा। तो उस तरह से तो 12 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट दे। तो आप भली बात समझ गए होंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, ये क्या होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे भी कोई क्वेश्चन है क्या इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 क्वेश्चन। इसमें कहा गया है जांच कीजिए कि क्या 6 की पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो हल करेंगे हम लोग किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए अगर उसका हम जैसे यहाँ 6 की पावर n है उसका वर्ग निकालें, क्यूब निकालें, तो अंतिम अंक 0 पर समाप्त होने के लिए वह संख्या 10 से विभाजित होनी चाहिए, क्योंकि 10 वैसे पहली संख्या है जिसमें एक शून्य आता है, तो 10 पे समाप्त होती है। इसके 2 गुणनखंड होते हैं। 10 के गुणनखंड आप जानते हैं 2 गुणे 5, 10 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणे 5, अर्थात संख्या में 2 और 5 का आना अति आवश्यक है। ठीक है, अब हम 6 को देखते हैं। 6 के गुणनखंड है 2 गुणे 3। ठीक है, तो इसमें 2 और 3 है लेकिन 5 नहीं, तो उसी प्रकार 6 की पावर n करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3 इसकी घात n, यानी कि 2 की घात n गुणे 3 की घात n। लेकिन 10 की घात n अगर रहे तो हमारे पास 2 गुणे 5 उसकी घात n, यानी कि 2 की घात n गुणे 5 की घात n हमारे लिए आना चाहिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, देखिए यहां 6 में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, अतः 6 की घात n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो एक सवाल हमारा ये हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास एक सवाल दे रखा है 6 नंबर पे। सुबह की सैर में 3 व्यक्ति एक साथ चलते हैं और उनके कदमों की लंबाई क्रम से 30 सेमी, 36 सेमी और 40 सेमी है। प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम कितनी दूरी चलनी चाहिए ताकि तीनों समान दूरी पूरी संख्या के कदमों में चल सकें। तो इस तरह के सवाल में आपको कुछ खास नहीं करना होता है, इनका एलसीएम हम निकाल देते हैं। एलसीएम निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सवाल को समझ लेते हैं पहले। सुबह की सैर के लिए निकल रहे हैं 3 लोग, उनके कदमों की लंबाई रखिए कि कदम 30 सेमी लंबे हैं, दूसरे के 36 सेमी, तीसरे के 40 सेमी। तो मतलब न्यूनतम दूरी कितनी चलनी चाहिए कि तीनों को समान दूरी पूरी करने में कदमों की संख्या में, ताकि तीनों समान दूरी पूरी संख्या के कदमों में चल सकें। ठीक है, मतलब ऐसा ना रह जाए कि किसी के कदम आधा पड़ रहा है, किसी का आधा कम रह गया, किसी का आधा ज्यादा हो गया, मतलब कंप्लीट नंबर आना चाहिए। तो हल करते हैं। देखिए तो हमारे पास 3 संख्याएं हैं। यहां कदमों की लंबाई क्रम से 30 सेमी, 36 सेमी तथा 40 सेमी है, इसलिए इनका लैस है या एलसीएम। तो आप निकालना वाली बात ही जानते हैं। हमारे पास 2 तरीके हैं, गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, चाहे जो अपनी पुरानी विधि है। तो आप
यहाँ किसी विधि का जिक्र नहीं होता, तो आप इसको जो है सीधे तरीके से पुरानी विधि से करके आ सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, कैसे करते हैं, इसी करते हैं हम लोग। 2 से सारी संख्या जाएंगे, 2 से 15 बार 30 चला जाएगा, 2 से 36 18 बार चला जाएगा, 2 से 40 20 बार चला जाएगा। फिर 2 से कर देंगे, जब तक 2 से ही कट रहे हैं 2 से ही काटते रहेंगे, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है। अभी भी 2 से सिर्फ 10 जा सकता है, 15 वैसे ही रहेगा, 9 भी वैसे ही रहेगा, 10 चला जाएगा 5 टाइम्स। अब 3 की बारी, देखो 2 से स्टार्ट करते हैं, 3 5 7 इस तरह से चलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरुआत करते हैं, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, तो सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 15 भी जो है 3 से कट जाता है, तो 15 भी हमारा 3 से 5 बार चला जाएगा। एक सेकंड दोस्तों, हाँ ये 5 बार चला गया, 9 बार चला गया, 5 वैसे ही रह गया। 3 से एक बारी और करेंगे हम, तो 5 1 और 5, लास्ट टाइम 5 से और कर देंगे, तो 5 से करेंगे तो 1 1 और 1, तीनों 1 आ गए। ठीक है, तो एलसीएम आ गया हमारा, एलसीएम आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, सबकी गुणा करा दो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 है ना, 8 पंजे 40 3 3 9 चौक 36 360 करा के देख लो। 2 दूनी 4 4 3 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24 24 3 72 और 72 पंजे, 72 पंजे कितने होंगे 360, तो 360 आ गया हमारा एलसीएम। तो हमसे पूछा गया, उसने कहा कि क्रम से 3 से 29 सेमी प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम कितनी दूरी चलनी चाहिए, तो प्रत्येक व्यक्ति को 360 सेमी चलनी पड़ेगी। अतः प्रत्येक व्यक्ति को 360 सेमी की दूरी तय करनी होगी। ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या रखा है, यदि दो संख्याओं का लैस है 189 यानी कि 189 तथा उनका में से 3 हो और एक संख्या 9 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के लिए एक सवाल जब हम करते हैं इस तरह के, तो उसमें जो है एक सूत्र होता है, सिंपल है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये वाला सिंपल टॉपिक है लेकिन आ जाता है कभी, एक नंबर वाले ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उनका लैस है, मतलब लघुत्तम समावर्तक गुणे में से, तो ये सूत्र है। तो हम सिंपल यहाँ पहली संख्या हमारी दे रखी है, इसमें कि एक संख्या उनमें से कितनी हो 9, तो पहली संख्या में 9 रख देंगे। यहाँ पर ये 9 है बच्चों, इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, हमारा 9 है। ठीक है, अब अपने सॉल्यूशन पर वापस आते हैं। तो 9 गुणे दूसरी संख्या तो हमें ज्ञात ही करनी है, तो उसका तो हमें पता ही नहीं, दूसरी संख्या वैसे ही रहेगा लिखा हुआ। ठीक है, इक्वल टू में आ जाएंगे। उनका लैस है 189 है, उनका में से 3 है। ठीक है, तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो 9 को इधर ले आएंगे, 9 इधर गुणा में तो उधर कैसे चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर आ जाएगी 189 गुणे 3 इस पूरे के बटे 9। 9 से काट देंगे 189 को, 9 दूनी 18 और 9 का 21 बार कट गया, तो आ गया 21 गुणे 3। तो दूसरी संख्या आ जाएगी हमारी 3 कम 3 3 63। तो दूसरी संख्या निकालनी थी, आ गई। तो सवाल बस इतना ही है, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे अतः दूसरी संख्या बराबर, अतः दूसरी संख्या बराबर 63। तो बच्चों क्विक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, तो जो इस चैप्टर से आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने लगभग समाप्त करा दिए आपको। आप अपना रिवीजन अच्छे से करते रहिए, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कर लेंगे।